जो भी टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे वो हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे, लाइक वी आर वेरी न्यू टू दिस इंडस्ट्री। तो जिन लोगों को कई लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, जो मोस्टली टेक्निकल टीम अवेयर होगी इस चीज़ के बारे में, या जो कुछ लोग जिन्होंने 5-6 महीने पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है एंड हु आर हैंडलिंग टीम्स और वर्किंग एज अ टीम लीडर लेवल, उनको भी कई चीज़ों की जानकारी होगी। एंड अगेन जो टीम मेंबर्स प्रोजेक्ट साइट पर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी। So but again, this is applicable for all the new joinees. So irrespective of your experience, irrespective of your like your technical or commercial, your position, so we are carrying forward this session. So in this session what we are going to cover, we will going to cover the complete project life cycle, how it start and how it's end, कहाँ से कौन सा फर्स्ट लेवल होता है जहाँ से एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, एंड व्हाट इज द लास्ट लेवल ऑफ द सेम. Then we'll move to client, contractor and subcontractor terms, how these all are related to each other and कौन सी पार्टी कौन सा अथॉरिटी किस लेवल का काम करती है. देन कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं एक प्रोजेक्ट्स में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. अगर हम एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उनको ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो वी नीड टू नो कि कितने डिपार्टमेंट्स उस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं. एंड what are the materials involved, concrete एंड रोड्स की हम बात यहाँ पर करेंगे. मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी आर डीलिंग विद इन द रोड इंडस्ट्री, रोड प्रोजेक्ट्स. टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने टाइप के डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हम जानेंगे, उनका नेचर के अकॉर्डिंगली, उनके बिलिंग के अकॉर्डिंगली और मेटेरियल के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं. दैन उसके बाद लास्ट में हमारे की टेक अवेज रहेंगे जहाँ पर एब्रीविएशंस एंड हमने आज सेशन में क्या सीखा उसके बारे में बात होगी. जो भी डाउट्स रहेंगे प्लीज़ आप उनका एक नोट बनाते रहना, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेशन वी विल टेक all the routes together. प्रोजेक्ट ऑपरेशनल लाइफ साइकिल. सो ये एक चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन यू स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री. आप इस इंडस्ट्री में किसी भी लेवल का किसी भी मोमेंट में कहीं पर भी कनेक्टेड है तो वी नीड टू नो ये इंडस्ट्री कहाँ से शुरू होती है एंड कहाँ तक चलती है. सो सबसे पहला जो एक इनिशिएशन वाला पॉइंट है, मतलब सबसे पहले कोई चीज़ इनिशिएट होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे सर्विस इंडस्ट्री है, कुछ भी है. सबसे पहले एक चीज़ इनिशिएट होती है कि आपको क्या करना है ना. तो क्या करना है, डैट मीन्स के किसी कभी गवर्नमेंट ने कोई थॉट लेके आया, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट उन्होंने सोचा कि हम एक डेवलप करेंगे या हम एक आगे फ्यूचर प्लान लेके आ रहे हैं, 10 ईयर्स का मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं. तो सबसे पहले एक वो इनिशिएशन होता है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो अगेन इनके बीच में बहुत सारे टर्म्स और आते हैं तो जिनके बीच में हम नहीं जाएंगे, जैसे DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनती हैं, एनालिसिस होते हैं, सर्वेज होते हैं. सो ये ब्रॉडली लाइफ साइकिल हम यहाँ पर कंप्लीट करने जाएंगे एक ब्रॉड लेवल पर. माइन्यूट लेवल पे हम अभी यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है. सो इनिशिएशन हो गया जहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया कि यस आपको एक प्रोजेक्ट करना है. सो उसके लिए आपको जो सर्वेज वगैरह करने थे, जो सब चीज़ें करनी थी वो आपने इनिशिएट कर ली हैं. देन उसके बाद फिर आप शुरू करते हैं मेथड टेंडरिंग वाला, ठीक है. आप टेंडर के लिए प्रोसीड करते हैं जिसमें आप प्री बिड्स मंगवाते हैं, इनवाइट टू NIT नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स मंगवाते हैं कि आपका एक आपने विज़न दे दिया कि मुझे अगर रोड की बात है तो 100 किलोमीटर्स का ऑफ रोड मुझे चाहिए, एक एक्सप्रेस वे मुझे बनाना है जिसके ये क्वालिटी रहने वाली हैं. तो उसके लिए आप लोगों से टेंडर के लिए बोलते हो कि अब आप हमारे टेंडर में बिड कीजिए. So again there are lot of documentation, lot of terms used in this process. So again we are not going in depth, अभी हम broadly cover कर रहे हैं. So जब टेंडरिंग वाला पार्ट हो जाता है तो आफ्टर टेंडरिंग जब उनका कॉमर्शियल, टेक्निकल एंड सारे एवेल्यूएशन हो जाता है, सारी चीज़ों से सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद डेफिनेटली किसी एक कंपनी को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है. अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स के वी आर गिविंग दिस कॉन्ट्रैक्ट टू यू टू इनिशिएट द वर्क. जब अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर अगेन अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सो मैनी थिंग्स, जहाँ पर आपकी मीटिंग्स होती हैं, पोस्ट टेंडर मीटिंग्स, प्री टेंडर मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के मिनट्स बनते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं. वो सब चीज़ होने के बाद फाइनली आपका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो जाती है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है. सो नाउ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अब सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली चलती हैं. कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन को काम मिलता है, अवार्ड होता है, वो मोबिलाइजेशन करता है. मोबिलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि साइट पर अपने आप को मोबिलाइज करना, अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर देना. जिस काम के लिए भी आपको बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आपने मार्किंग कर ली कि आपको कहाँ पर अपना स्टोर बनाना होगा, कहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट ऑफिस बनाना पड़ेगा,
जो भी चीज़ें यानी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अब उस कॉन्ट्रैक्टर लेवल पर हम बात करें, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट करने वाली है काम को, उस लेवल पर बात करें तो उसको जो जो भी चीज़ें अपनी करनी है, मोबिलाइज अपने रिसोर्सेज, मैन पावर, एवरीथिंग, वो शुरू हो जाता है। मोबिलाइजेशन जब हो गया प्रॉपर, आपका सारी प्लानिंग सब चीज़ें हो गई, देन आपका एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, है ना, मतलब वन ऑफ द मेन पार्ट। तो जहाँ पर अब आपने काम करना शुरू कर दिया, एज पर द प्रोजेक्ट टर्म्स आप काम करते रहोगे, चीज़ें बिल्डिंग बनानी है बिल्डिंग बनाओगे, पोर्ट्स बनाओगे, एयरपोर्ट्स बनाओगे, रोड बनाओगे, एनीथिंग जो भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करते हो काम। सो जब आपका काम कंप्लीट होने वाला होता है, वहाँ पर आपका कंप्लीशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट का एक टर्म आती है कि आपका जो काम है फिजिकली आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर आपका यानी एक चेकलिस्ट बनती है फुल हैंड ओवर से पहले कि वहाँ पर चेक किया जाता है कि एज़ पर क्वालिटी और एज़ पर क्वांटिटी सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं या नहीं है। क्लाइंट की तरफ से जो एजेंसी होती है वो वैलिडेट करती है सारी चीज़ें। जब वो सब चीज़ हो जाती है उसके बाद आपका कंप्लीशन एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। उसके बाद फिर आपका शुरू हो जाता है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या होगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक सिग्निफिकेंट टाइम रहता है, यानी वो सिग्निफिकेंट टाइम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि उस पीरियड तक अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी रेक्टिफिकेशन, कोई भी रिपेयर आएगा, तो जो जिस पार्टी ने एग्जीक्यूट किया था वही पार्टी अपनी कॉस्ट पर ही उसको रिपेयर और मेंटेन करेगी। ठीक है, तो वो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। यानी आप एक गारंटी देते हो उसके, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदने जाते हैं तो हर प्रोडक्ट एक गारंटी वारंटी के साथ आता है कि ठीक है इसकी 6 महीने की वारंटी है, 6 महीने की गारंटी है, अगर इस बीच में कुछ होता है तो वी विल रिप्लेस इट विदाउट कॉस्ट, है ना। तो उसी हिसाब से डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है कि अगर इस पीरियड में कोई भी डिफेक्ट आता है तो वो डिफेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी एग्जीक्यूटर था उस चीज़ को रिजॉल्व करके आपको देगा। सो एवरी स्टेज लीव्स अ पेपर ट्रेल। तो ये जो पूरा साइकिल हो गया, दिस इज़ द कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑपरेशनल लाइफ साइकिल। इसके अंदर ही हमारा पूरा ऑडिट रहेगा। तो इसके अंदर हर स्टेप पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी होते हैं, बहुत सारे ऑडिट ट्रेल बनते हैं। सर्वे हो गया, टेंडर डॉक्यूमेंट्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, रनिंग बिल्स हो गए, वो उन सब के बेसिस पे ही आपके प्रोजेक्ट का क्या होगा, रिव्यू होगा। तो आज के टाइम पर, आज के दिन पर अगर जितनी भी टीम, जितने भी पर्सन यहाँ पर डिप्लॉयड हैं अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो दे ऑल आर वर्किंग एट एनी ऑफ दिस जितने ये जो लाइफ साइकिल है, इसी के ही किसी पॉइंट पे कोई ना कोई टीम हमारी काम कर रही है। कोई काम कर रहा है क्लेम मैनेजमेंट का, तो क्लेम मैनेजमेंट का अगर हम काम करें तो डैट इज़ रिलेटेड टू अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूशन। कोई काम कर रहा है प्रॉपर बिलिंग का, डैट इज़ रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन। कोई काम करता है मोबिलाइजेशन वैलिडेशन का, डैट इज़ रिलेटेड टू मोबिलाइजेशन। कोई काम करता है टेंडरिंग का, डैट इज़ रिलेटेड टू टेंडरिंग। सो यानी ये साथ हम कहीं पर कुछ भी काम कर रहे हैं ना, डैट कवर्स इन ओनली इन दीज 7 ब्रॉडली असाइनमेंट्स ओनली। ठीक है, सो इसके बाहर हम किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई और हमारे लिए काम बचता नहीं है, इट्स टोटली कवर्ड इन दिस। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल ब्रेकअप्स हो सकते हैं अलग अलग लेवल के, बट इसके बाहर और आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। सो प्री कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो सर्वे से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने तक, यानी हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 से पहले की बातें, है ना, सारी की सारी। सो डिटेल्ड सर्वे जो मैं बात कर रहा था कि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में उसके बारे में बात नहीं की, कि इनिशिएशन की हमने बात करी थी। तो ये इनिशिएशन वाले जो फेज़ है उसमें क्या होगा, डिटेल्ड सर्वे बनता है। एम्प्लॉयर कंडक्ट्स अ डिटेल्ड सर्वे कवरिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। अगर मुझे किसी से कुछ काम करवाना है, मुझे किसी को बोलना है कि यार मुझे मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है, तो सबसे पहले मेरे पास तो एक कॉस्ट एस्टिमेट मेरा होना चाहिए। अगर मैं सामने वाले को बोलूँगा कि मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है, मेरा बजट 100 करोड़ का है और मुझे उस 100 करोड़ में ये बिल्डिंग बनवानी है, तुम बताओ बेस्ट कितने में बना सकते हो, और मुझे 1 साल के अंदर बिल्डिंग बना के चाहिए। तो यानी कॉस्ट एंड टाइम इन सब चीज़ों के साथ एक डिटेल सर्वे पहले बनता है कि फिजिबिलिटी स्टडी होती है ना, कि कितना फिजिबल है, कितनी कॉस्ट में हो जाएगा, कितने टाइम में होगा, वो सब चीज़ें होती हैं। अब वो ब्रॉडली होता है, वो बहुत माइन्यूटली लेवल पे नहीं होता, आइटम रेट वाइज नहीं होगा, वो ब्रॉडली एक हो जाएगा कि ठीक है जो मेरी डीपीआर बनी थी उसके बेसिस पर थंब रूल या स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इतना इतना मैटर लगना है, इतनी इतनी कॉस्टिंग आनी है। तो ये एक मैंने कॉस्ट निकाल ली कि ठीक है ये 100 करोड़ का मेरा काम है। अब मैं करता हूँ टेंडर फ्लोट। तो टेंडर फ्लोट में जैसे हमने बात की थी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर हम लोग निकालते हैं, एनआईटी हम लोग निकालते हैं, जिसमें बिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स हमारी फिक्स्ड रहती हैं और नोटिफाइड रहती हैं कि भाई मुझे ये काम करवाना है। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं
वो बिड मुझे दे दें, ये मेरा फॉर्मेट है, ठीक है, इस तरीके से मुझे बिड सबमिट कर दीजिए, ये बिड की ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, और उसके अकॉर्डिंगली बिड आपके पास आ जाती हैं। फिर क्या होता है, प्री बिड डिस्कशंस। अब देखो क्या होगा कि जैसा मैंने बताया, जो डिटेल सर्वे के बेसिस पे जो टेंडर फ्लोट हुआ, तो उस फ्लोट में चीज़ें माइन्यूट लेवल पे नहीं होती, ब्रॉडली स्ट्रक्चर होता है। तो अब मुझे पता है, अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मुझे वो काम एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने देखा यार इन्होंने बताया कि ठीक है एक बिल्डिंग बननी है, 10 माले की बिल्डिंग बननी है, इतना एरिया रहना है उसका। अब उसके रिगार्डिंग अगर मुझे किसी को कॉस्ट देनी है, अगर लेट सपोज मुझसे कोई बोलता है कि यार एज अ प्रोफेशनल मुझसे कोई बोलता है कि मुझे ये आप काम करके दीजिए, या मुझे आपसे ऑडिट करवाना है, आप मुझे ऑडिट करके दीजिए, तो वो ऑडिट एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे उसको एक फ़ीस बतानी पड़ेगी। तो उस फीस का बेसिस क्या रहेगा, उस फीस का कुछ बेसिस रहेगा ना, कि भाई कितने दिन लगेंगे इसमें, कितने मैंडेज लगेंगे, किस लेवल की मैन पावर मेरी लगेगी, क्या सारे टेक्निकल लगने हैं, टेक्निकल में जूनियर से काम हो जाएगा या मुझे कोई सीनियर भी लाना पड़ेगा, क्या इसमें मेरा सीए की इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी किसी की, या मैं आर्टिकल से भी काम चला सकता हूँ। यानी वो सारे फैक्टर जब तक मुझे क्लैरिफाई नहीं होंगे, जब तक मैं कॉस्ट कैसे दे पाऊँगा किसी को। ठीक है, जब वो फैक्टर मेरे पास आ जाएंगे, मैं उसके ऊपर एक लोड अपना डालूंगा, देन अकॉर्डिंगली मैं कोट कर दूंगा उसको। तो वो एक प्री बिड डिस्कशन होता है कि जहाँ पर वो बहुत सारी क्वेरीज आप उठाते हैं कि भाई ये अगर डिज़ाइन आपने फाइनल करी है तो इसमें कौन सा मेटल आपको लगेगा, कोई स्पेसिफिक ब्रांड ही आपको लगाना है या हम कोई भी लगा सकते हैं, क्या ग्रेड रहेगी, क्या क्वालिटी रहेगी, फिनिशिंग कैसी रहेगी, सो मैनी क्वेश्चंस, है ना। तो वो सब क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं, उनका एमओएम बनता रहता है और डिस्कशंस उनके होते रहते हैं। प्री बिड डिस्कशन के बाद फिर आप टेंडर कोट कर देते हो, है ना। मैंने प्री बिड डिस्कशन कर लिया, मेरी क्वेरी सारी रिजॉल्व हो गई, जो जो मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी मैंने ले ली। अब मैं उसको क्या करूँगा, टेंडर कोट कर दूंगा कि भाई ये मेरी तरफ से ये बेस्ट कोट है, तो जिसमें मैं टेक्निकल कॉमर्शियल सारी कोट उसमें आ जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, कोर्ट का इवैल्यूएशन होगा, नेगोशिएशन होगा, यानी जो मेरा क्लाइंट है वो इवैल्यूएट करेगा कि भैया सबसे पहले तो टेक्निकल फिजिबिलिटी देख लेगा वो, कि टेक्निकली जो मुझे रिक्वायरमेंट है कि पर्सन को इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर मुझे 100 करोड़ की बिल्डिंग बनानी है तो पहले उसने 100-200 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई हैं या नहीं बनाई हैं, उसके पास उतनी कैपेसिटी है या नहीं है ना। तो वो सब चीज़ें इवैल्यूएट करते हैं और कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नेगोशिएट भी करते हैं कि नहीं आपका जो रेट है इसमें आप थोड़ा और, जो जनरल प्रैक्टिस है किसी भी चीज़ के लिए नेगोशिएशन जो होता है वो नेगोशिएशन चलता है। वो सब चीज़ होने के बाद जो भी L1 बिडर आएगा, L1 यानी कॉमर्शियली भी L1 होना चाहिए एंड टेक्निकली सुपीरियर होना चाहिए। सो जो L1 बिडर आता है उसको फिर क्या हो जाएगा, LOA एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उसके साथ हो जाएगा। तो व्हाट इज LOA, LOA इज लेटर ऑफ अवार्ड, ठीक है। सो लेटर ऑफ अवार्ड इज इशूड एंड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो क्लाइंट यहाँ पे कौन हुआ, क्लाइंट इज द मेन पार्टी जिसने सर्वे करवाया था, जिसने टेंडर फ्लोट किया था। हु इज द कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने वो टेंडर के बेसिस पर डिस्कशंस किए थे, प्री बिड डिस्कशन किए थे, टेंडर कोट किया था। तो इन दोनों के बीच में आप एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है, नाउ वी आर गिविंग दिस कॉन्ट्रैक्ट टू यू, यू आर द पार्टी गोइंग टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट एज पर दिस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टर्म्स कंडीशन के साथ सब चीज़ें डिसाइड हो गई, रेट डिसाइड हो गया, टाइमलाइन डिसाइड हो गई, कैसे काम एग्जीक्यूट होना है सब डिसाइड हो गया। तो दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। अब एग्रीमेंट बन गया, अब उसके बाद बात आती है एग्जीक्यूशन की। सो एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन का जो पूरा रोल है वो शुरू हो जाता है मोबिलाइजेशन से लेके फाइनल बिलिंग तक। सो मुझे काम मिल गया, आपने बोला कि ठीक है गो अहेड, तो गो अहेड अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट के लिए मैं मोबिलाइज करूँगा, मैं सबसे पहले टीम को साइट प्लेस पर भेजता हूँ ना, क्लाइंट साइट पर भेजता हूँ, मेरी टीम जाएगी साइट पर बैठेगी, वहाँ पर किक ऑफ मीटिंग करती है, फिर उसके बाद हम काम शुरू करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन में मैं सबसे पहले मुझे जहाँ काम करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मेरा मेन ऑफिस है मुझे वहीं पे ही कंस्ट्रक्शन करनी पड़े। मुझे अगर मैं पैन इंडिया काम कर रहा हूँ कहीं का भी प्रोजेक्ट मिलेगा मुझे, तो मुझे दूसरे स्टेट में दूसरी लोकेशन पर प्रोजेक्ट मिला है तो अब मुझे वहाँ पर एक साइट अपना इंफ्रा सेटअप करना पड़ेगा ना शुरू में, वहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए। ऐसा नहीं है ना मैं यहाँ बैठ के मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं कर्नाटका में कोई प्रोजेक्ट मॉनिटर कर लूँगा, मुझे वहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा एक प्रॉपर इंफ्रा का अपना। तो वो साइट का इंफ्रा सेटअप करूँगा, जहाँ साइट ऑफिस हो गया, लेबर कॉलोनी हो गई, स्टोर्स बनाऊँगा, बैचिंग प्लांट इस्टेब्लिश करूँगा अगर रिक्वायर्ड है, पूरा प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करूँगा, पूरी प्लानिंग करूँगा। तो शेड्यूलिंग जब मैं करूँगा तो शेड्यूलिंग में मैं बेसलाइन प्रोग्राम बनाऊँगा। बेसलाइन प्रोग्राम होता है यानी इनिशियली सबसे पहले मुझे क्या करना है किस डेट को, तो
लेट सपोज उस बेसलाइन प्लान में होगा कि मेरा साइट इंफ्रा का सेटअप आज से लेकर 10 दिन में कंप्लीट होना है। तो जब साइट इंफ्रा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन के बाद, तो 11वें दिन से मैं ये वाला काम शुरू करूँगा। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो 20वें दिन से ये वाला काम शुरू होगा। यानी वो पूरा बेसलाइन प्रोग्राम आपका बनता है जो होना चाहिए इन लाइन विद द प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। यानी जो मेरा प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के हिसाब से मेरा बेसलाइन प्रोग्राम बन जाएगा। और डिटेल्ड L2 L3 शेड्यूल बनाता हूँ। यानी अब अगर साइट इंफ्रा सेटअप होना है तो उसमें L2 और L3, यानी साइट इंफ्रा में अब मैं स्टोर ऑफिस कब से कब बनाऊंगा, यानी उसमें एक्सकेवेशन कब शुरू करूंगा, एक्सकेवेशन कब कंप्लीट होगा, फिर उसका आरसीसी या और जो स्ट्रक्चर मुझे बनाने वो मैं कब शुरू करूंगा, कब कंप्लीट करूंगा। यानी फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लान्ड एक्टिविटीज़, ठीक है, की माइलस्टोन के साथ वो मुझे प्रिपेयर करने होते हैं। तो देखो ये चीज़ें हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़ यू आर एट एनी क्लाइंट प्लेस और एट एनी ऑडिट प्लेस, तो वहाँ पर अगर आपको चेक करना है तो यू शुड आस्क फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स कि सर आपने शेड्यूलिंग की होगी ना पूरे प्रोजेक्ट की। अगर मैं प्लानिंग में कुछ चेक कर रहा हूँ, इफ़ इट रिलेट्स टू प्लानिंग, इफ इट रिलेट्स टू क्लेम, तो क्लेम में हमें ये देखना होता है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट डिले हुआ तो डिले में मेरा रीज़न था या क्लाइंट का रीज़न था, किसका रीज़न था। तो अगर मुझे वो सब चीज़ें चेक करनी है तो सबसे पहले मेरे पास बेसलाइन प्रोग्राम होना ज़रूरी है कि मैंने जो इनिशियल प्लान किया था उस प्लान में डेविएशन अगर आया है तो उसका रीज़न क्या था। तो डेविएशन तो सेकेंडरी है, पहले इनिशियल प्लान तो मेरे पास हो। तो उसमें जब एक्टिविटीज़ मेरे पास आती हैं तो उसके अगेंस्ट में फिर मैं मैप करता हूँ वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन मेरा कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ, तो वो जो डिले हुआ उसका रीज़न क्या था, ठीक है। तो ये हर स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमारा शुरू हो जाता है जब मैंने इंफ्रा सेटअप कर लिया, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कर ली, यानी प्लानिंग कर ली। सेम हम ऑडिट में भी ऐसे ही करते हैं ना कि मेरे पास जैसे ही क्लाइंट से कोई काम मेरा क्लोज हो गया, मेरे पास उसका वर्क ऑर्डर आ गया, तो मैं टीम को भेजता हूँ और प्लानिंग पूरी करते हैं ना, मैंडेज प्लान करके जाते हैं, कौन पर्सन क्या बनाएगा, ट्रैकर पूरा रेडी करते हैं, पूरा वर्क प्लान हम लोग रेडी करके लेके जाते हैं। वही सेम प्रोसेस है। देन फिर हमारा वर्क एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। हमारा ऑडिट जैसे हम शुरू करते हैं, हम क्लाइंट से डाटा लेंगे, उसको चेक करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वही सेम चीज़ अब कंस्ट्रक्शन में आ गई। यानी आपकी कंस्ट्रक्शन अब शुरू हो गई एज पर द अप्रूव्ड ड्राइंग्स। यानी जो आपको अप्रूव्ड उन्होंने ड्राइंग्स क्लाइंट ने बोली कि भाई मुझे इस हिसाब से जो चीज़ें बननी है, वो ड्राइंग आपकी टेक्निकल टीम लेगी, आपका जो एग्जीक्यूशन टीम लेगी, और उसके हिसाब से उन्हीं स्पेसिफिकेशंस और शेड्यूल के हिसाब से आप काम करना शुरू कर देते हो। इसके बीच में लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू चेक, है ना, बिलिंग, परचेज, एवरीथिंग रिलेट्स टू द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो वो वहाँ पर फिर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल होता है, वो क्या होता है वो अभी हम आगे चेक करेंगे। अब जब आप काम करना शुरू कर देते हो तब आपकी आती है प्रोग्रेसिव बिलिंग, क्योंकि डेफिनेटली ये ऐसा तो है नहीं कि आप 15-20 दिन में, महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर दोगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, साल साल भर लग जाते हैं आपको। तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 1 साल होने के बाद बोलोगे जी ये आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया, लाओ 100 करोड़ की बात थी 100 करोड़ दे दो, दिस इज़ नॉट फीजिबल। तो यहाँ पर होती है इसलिए प्रोग्रेसिव बिलिंग। प्रोग्रेसिव बिलिंग का मतलब आप उसको बोल सकते हो रनिंग अकाउंट बिलिंग। सो रनिंग अकाउंट बिलिंग मीन्स कि आप काम करते जाते हो और क्लाइंट से पैसा लेते जाते हो कि सर देखो इतना काम हो गया, मुझे इतने काम का पैसा दे दो, मुझे भी तो फंड चाहिए ना काम करने के लिए, सामान लाना है, एग्जीक्यूट करना है, सारी चीज़ें हैं। फिर अब मेरा इतना काम हो गया आप दे दो, तो वो सेट हो जाता है कि आप मंथली बेसिस पे अपना बिल रेज करते रहना। हम पूरे महीने में चेक कर लेंगे आपने कितना काम एग्जीक्यूट किया, उसके बेसिस पे हम आपको पैसे दे देंगे। सो अगेन जब हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी हम समझेंगे कि किस किस हिसाब से बिलिंग हमारी हो सकती है। तो अलग अलग मेथड होते हैं। इन जनरल मेथड की हम बात करें तो एक पीरियडिकली आप सेट कर लेते हो कि उस पीरियड के बाद आप क्लाइंट से जो है अपना पेमेंट रेज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क डन, जो क्लाइंट सर्टिफाई आपको करके दे देता है। अब प्रोग्रेसिव बिलिंग चलती रही, काम आप करते रहे, पूरा टाइम आपका हो गया, जो बनाना था वो आपने बना दिया। अब ऐसा नहीं है बनाने के बाद काम खत्म हो गया, पहले अब आपको मिलता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो पहले आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा इशूड ऑन सब्सटेंशियल कंप्लीशन कंफर्मिंग द वर्क्स आर फिट फॉर देयर इंटेंडेड यूज़। कि जब जो मेजरली ब्रॉडली जो चीज़ होनी थी, यानी पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, रेडी टू यूज़ है, तो क्लाइंट उस सिनेरियो में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ प्रोविजनली आपका जो काम था पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उस हिसाब से आपको एक डॉक्यूमेंटेशन वो दे देता है। वो देने के बाद यही नहीं है कि अब आपका काम ख़त्म। अब उसके बाद क्या होगा कि अंदर क्लाइंट क्या है, उसका क्वालिटी चेक चलता रहेगा, उसका जो एजेंसी है वो सारी चीज़ें चेक करती रहेगी। एंड उस चेकिंग में बहुत सारे वो स्नैग लिस्ट आपको निकाल के देता है, जहाँ पर कुछ रेक्टिफिकेशन, कुछ रीवर्क या कुछ मिसलिनियस वर्क, कुछ ना कुछ वो आपको देता रहेगा। तो वो आपको पूरा कंप्लीट करते रहना होता है। जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसका जो पूरा स्नैग लिस्ट होती है वो कंप्लीट हो जाती है,
उसके बाद फिर आपको वो देता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फाइनल सर्टिफिकेट। तो वो कब आपको मिलेगा? इशूड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल वर्क्स इंक्लूडिंग एनी आउटस्टैंडिंग आइटम्स, देन फाइनल बिल आपका सेटल्ड होता है। तो ये पूरा हमने बात की एग्जीक्यूशन लेवल की। सो अब एग्जीक्यूशन के बाद फिर बात आ जाती है क्लोजर यानी फाइनल हैंडओवर की। अभी हम बिल की बात करते हैं तो फाइनल बिल आपका बन गया, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सो फेज़ 1 हमारा क्या था? फेज़ 1 हमारा हो गया प्री कंस्ट्रक्शन, यानी जहाँ सर्वे से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। अब किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब हमारा पार्ट शुरू हो गया एग्जीक्यूशन यानी मोबिलाइजेशन से फाइनल बिल। अब एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया, तो अब हम बात कर रहे हैं क्लोजर की। एज लाइक आवर ऑडिट, जब ऑडिट में शुरू में हमें वर्क ऑर्डर मिला, हमने प्लानिंग कर ली, फिर पूरा हमने ऑडिट किया 1-2 महीने, फिर हमने किया क्लोजर। जब हम क्लोजर में पूरा बैठते हैं, है ना, जहाँ हम एचओ को रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी हमारी तरफ से चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो वही अब क्लाइंट बिलिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्लोजर कैसे होगा? जब आपका डिफेक्ट लायबिलिटी और हैंडओवर हो जाता है। तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या रहेगा? एक डिफाइंड पीरियड, टिपिकली 12 से 24 महीने आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है, ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट रेक्टिफाई एनी डिफेक्ट्स एट देयर ओन कॉस्ट। हमने शुरू में बात करी थी इसकी कि अगर उस पीरियड में कोई भी डिफेक्ट आता है, आपने मुझे रोड बना के दे दिया लेकिन अगले 6 महीने में बारिश की वजह से वो रोड बह गया, तो भैया दिस इज़ योर ड्यूटी, आप करके दो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, एनी डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द डीएलपी वेदर बाय द क्लाइंट और ड्यूरिंग रूटीन इंस्पेक्शन आर मेड गुड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, क्लियर है एक चीज़। देन रिलीज ऑफ रिटेंशन सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिटेंशन मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट withheld ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज रिलीज्ड आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द डीएलपी। तो आपका, आप जब हम क्लाइंट बिलिंग जब चेक कर रहे होते हैं, तो जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आप देखोगे कि हर बिल का एक पोर्शन रोक दिया जाता है या उसके अगेंस्ट में बीजी ले ली जाती है, बैंक गारंटी, कि भाई आपका 100 करोड़ का काम है ना, ठीक है, मैं आपको 100 करोड़ मैं आपको दूंगा, लेकिन 100 करोड़ में से ना मैं 5 करोड़ आपके होल्ड करके रखूँगा और वो मैं आपको दूंगा जब आपका डीएलपी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यार आपका मैंने फाइनल बिल कर दिया, आपने तो 100 करोड़ ले लिया, कल को मेरा 2 महीने के बाद रोड टूट जाएगा, आप तो आओगे ही नहीं, मैं तो फॉलो अप ही करता रहूँगा, तो कम से कम ये 5 करोड़ मेरे पास रहेंगे। तो उस चक्कर में या तो आप आओगे और नहीं भी आओगे तो अगर वो रेक्टिफिकेशन मुझे करवाना पड़ा तो मैं उस रिटेंशन से एडजस्ट तो कर लूँगा। ठीक है, तो उसके लिए वो डीएलपी तक वेट करते हैं और उसके बाद रिटेंशन रिलीज़ होती है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो आपका रिलीज़ होता है। वो होने के बाद आपका फाइनल हैंडओवर या ऑफिशियली प्रोजेक्ट क्लोजर होता है। द प्रोजेक्ट इज फॉर्मली हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट अलॉन्ग विद द क्लोजर रिपोर्ट, ड्राइंग्स एंड वारंटीज। ठीक है, तो दिस इज अ कंप्लीट 3-phase प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, स्टार्टिंग विद द प्री कंस्ट्रक्शन, देन एग्जीक्यूशन, देन क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी। नाउ हम बात करते हैं कि हु इज क्लाइंट, हु इज कॉन्ट्रैक्टर एंड हु इज सब कॉन्ट्रैक्टर। जब आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ये 3 चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्लाइंट इज़ द अल्टीमेट एम्प्लॉयर, ओन्स द प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटेड। ठीक है, इनिशिएट याद है ना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस साइकिल में? इनिशिएशन। तो वो इनिशिएशन कहाँ से होती है? क्लाइंट से होती है। हु प्रोवाइड लैंड्स, हु फंड द प्रोजेक्ट्स, हु टेक ऑल द स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स एंड अपॉइंट्स द कॉन्ट्रैक्टर थ्रू अ टेंडरिंग प्रोसेस। तो कॉन्ट्रैक्टर का एग्जिस्टेंस, कॉन्ट्रैक्टर का जन्म कब होगा? जब एम्प्लॉयर कुछ इनिशिएट करेगा। अगर एम्प्लॉयर कुछ इनिशिएट ही नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर तो टर्म आई ही नहीं। कॉन्ट्रैक्टर तो डायरेक्टली लिंक विद द एम्प्लॉयर ओनली। अगर देयर इज नो क्लाइंट देन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्टर एट ऑल। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर टर्म डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्लाइंट। तो जब वो टेंडरिंग प्रोसेस करके एक कॉन्ट्रैक्टर को जन्म देता है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग स्कोप, बजट एंड टाइमलाइन। तो अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, बजट है, टाइमलाइन है, वो कौन डिसाइड करता है? क्लाइंट। अब आता है जी कॉन्ट्रैक्टर, जिसका जन्म हुआ है क्लाइंट की वजह से। इंगेज बाय द क्लाइंट टू एग्जीक्यूट द वर्क एज पर द एग्रीड स्कोप। जो हमारा स्कोप एग्रीड हुआ था उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जीक्यूट करते हो, कॉस्ट एंड टाइम कंसीडर करते हुए। बेयर्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरी, क्वालिटी एंड सेफ्टी इवन फॉर पोर्शंस कैरीड आउट बाय अदर्स। अब यहाँ पर जो आया ना, इवन फॉर पोर्शंस कैरीड आउट बाय अदर्स, तो इसने यहाँ पर जन्म दे दिया सब कॉन्ट्रैक्टर्स को। क्लाइंट ने कब जन्म दिया? जहाँ पर उसने ये बात करी थी कि एंड अपॉइंट्स द कॉन्ट्रैक्टर्स, वहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्टर को एक फिगर को लेके आ गया और कॉन्ट्रैक्टर एक फिगर को लेके आ गया जहाँ पर उसने बात करी इवन फॉर पोर्शंस कैरीड आउट बाय अदर्स। तो अदर्स का मतलब क्या कि अगर कॉन्ट्रैक्टर इस काम को किसी और से भी करवा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की ही बनती है, क्लाइंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट जानता है मुझे, उसने बोला यार मुझे ये मेरा एक इनकम टैक्स का केस है, आप हैंडल करके दो।
अब उस केस को मैं अपनी टीम में जिससे भी इनिशिएट करवा रहा हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना। अगर वो पर्सन नहीं है मैच्योर्ड उतना या कैपेबल नहीं है उस केस को हैंडल करने के लिए और वो केस आगे जाके जाता है और हम उसको लूज़ कर जाते हैं, तो मैं क्लाइंट को ये नहीं बोल सकता कि सर वो तो इसने हैंडल किया था, इसकी जिम्मेदारी थी। नो, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद मी ओनली। सो वही कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बेसिस पर किसी से भी काम करवा रहे हो, भैया वो जिम्मेदारी आपकी है। वो भाग रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, कल को मुझे वो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। तो वहाँ से जन्म होता है सब कॉन्ट्रैक्टर का। तो सब कॉन्ट्रैक्टर क्या है? इंगेज्ड बाय द मेन कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ वर्क। तो हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्टर टर्म आएगी तो कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट द क्लाइंट, ही इज द कॉन्ट्रैक्टर ओनली। तो कई बार ये भी हो सकता है कि एट सम मोमेंट ऑफ टाइम सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जहाँ पर वी आर वर्किंग फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर। तो सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? जो जिसको क्लाइंट से काम मिला है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर होगा। लेकिन अगर हम जब हम सब कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे क्लाइंट, सो हु इज द क्लाइंट फॉर द सब कॉन्ट्रैक्टर? क्लाइंट फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर इज द मेन कॉन्ट्रैक्टर, राइट? एंड हु इज द क्लाइंट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज द एम्प्लॉयर। तो ये थोड़ा चेन को हमेशा समझ के रखना कि आप काम किसके लिए कर रहे हो, उसके लिए क्लाइंट की डेफिनेशन हो सकता है आपकी चेंज हो जाए। सो यस, engaged by the main contractor to execute a specific portion of work, for example electrical, MEP और specialized structure work। so generally क्या होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है सिविल वर्क खुद कर लेता है, और जो स्पेशलाइज जॉब होती है यानी कुछ इलेक्ट्रिकल का पूरा जो काम है, प्लम्बिंग का काम है, MEP का काम है, जो भी स्पेशलाइज ऐसा काम होता है वो आगे सबलेट कर देता है जो स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं उनको। तो वो जो स्पेशलाइज एजेंसी से काम करवा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कॉन्ट्रैक्टर की, लेकिन काम वो करेगी दूसरी एजेंसी। तो वही सेम प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टर भी फॉलो करता है। वो भी मल्टीपल पार्टीज से कोटेशन मंगवाता है उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो प्रोसेस क्लाइंट ने फॉलो किया था ना वही प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टर भी फॉलो करता है। मल्टीपल पार्टी से कोट आएंगी, टेक्निकली कॉमर्शियली चेक करेगा, उसमें जो L1 वेंडर होगा उसको सिलेक्ट करेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाएगा, सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट बनाएगा, उस एग्रीमेंट के हिसाब से उसका BOQ बनेगा, फिर उसके हिसाब से वो काम इनिशिएट करेगा। उसको भी वो बोलेगा भाई तुम मंथली मुझे बिल रेज करते रहना, मैं तुम्हें पेमेंट करते रहूँगा। पूरा रेप्लिका सेम चलता रहता है। जो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच चल रहा है वही कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच चलता रहता है। बट इसमें एक मेन चीज़ देखने वाली है कि द कॉन्ट्रैक्टर रिमेन्स फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू द क्लाइंट फॉर सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क, डेफिनेटली। ठीक है, सो ये आपको देखना है कि इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। कॉन्ट्रैक्टर रिमेन्स अकाउंटेबल टू द क्लाइंट फॉर ऑल सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क, बट ये सभी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में बाउंड होते हैं। क्लाइंट इसके साथ बाउंड होता है, कॉन्ट्रैक्टर इसके साथ भी बाउंड है, इसके साथ भी बाउंड है, सब कॉन्ट्रैक्टर इसके साथ बाउंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स। तो अब अगर एक काम इनिशिएट करना है तो एक सिंगल पर्सन का काम तो नहीं है। अगर मुझे 100 करोड़ की बिल्डिंग बनानी है तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एग्जीक्यूट, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डन। तो हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज टीम हम लोग रखते हैं। तो डिपार्टमेंट्स की हम बात करें तो एक सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स का डिपार्टमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करता है, वेरिएशन और क्लेम्स को देखता है, यानी जहाँ से काम आपका शुरू हुआ। सबसे पहले हमने क्या देखा था? कॉन्ट्रैक्ट्स ही तो किया था सबसे पहले। क्लाइंट के साथ भी जब किया तो सबसे पहले एग्रीमेंट किया। तो वो सब चीज़ करने के लिए एक प्रॉपर लीगल हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल टीम रहती है जो वो सब चीज़ें हैंडल कर रही होती है। फिर जब काम आपको मिल गया है, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद अब बात आती है कॉमर्शियल टीम की, जिसका मेन फोकस रहता है कॉस्ट को कंट्रोल करके रखना, बिलिंग क्लाइंट को रेज करते रहना, और जो कॉमर्शियल स्ट्रेटजीज हैं उनको मेंटेन करके रखना, उनकी प्लानिंग करके रखना कि अब एग्जीक्यूशन आप कर रहे हो तो क्लाइंट से पैसा भी आना चाहिए। तो उस पैसे के लिए इन्वॉइस रेज कौन करेगी? कॉमर्शियल टीम करेगी, है ना। तो कॉमर्शियल टीम के अब कई बार क्या होगा ना, कॉमर्शियल टीम के अंदर फिर मल्टीपल टीम्स रहती हैं। तो कई बार कॉमर्शियल टीम आपकी अलग रह सकती है जो हु इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द कॉस्ट कंट्रोल ओनली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि कॉमर्शियल टीम इंक्लूड्स द क्लाइंट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर हम अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉमर्शियल टीम के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उसके बाद अब हमने बात करी जैसे क्लाइंट को बिल रेज करना, तो उसके लिए आपका सेपरेट डिपार्टमेंट हो सकता है, जो जनरली होता भी है, हु इज टेकिंग केयर ऑफ द क्लाइंट बिलिंग ओनली, जो मंथली बेसिस पे क्लाइंट बिल्स प्रिपेयर करेगा मंथ, क्योंकि RA बिल की हमने बात करी थी, रनिंग अकाउंट बिल की, जो मंथली बेसिस पे रेज होने हैं। तो वो प्रिपेयर करना, बनाना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना, जो भी चीज़ें हैं वो सब, क्लाइंट के कुछ डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करना, वो सब क्लाइंट बिलिंग वाली टीम देखेगी। सेम रहेगी मेरी सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग वाली टीम। तो सब कॉन्ट्रैक्टर जो हमने बात करी थी कि जो जिनको मैंने आगे काम दिया है, जिनके साथ मैंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है,
उनकी बिलिंग वगैरह सर्टिफाई करना, अप्रूव करना, वो सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग का काम रहेगा। प्लानिंग अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, जो पूरा जो हमारे इनिशिएशन से लेकर कंप्लीशन तक का जो बेसलाइन प्रोग्राम हमें बनाने थे, एवरीथिंग कम्स विद द प्लानिंग डिपार्टमेंट, चाहे वो मटेरियल की प्लानिंग हो, चाहे वो रिसोर्स की प्लानिंग हो, चाहे वो वर्क डन की प्लानिंग हो। एस्कर मॉनिटर करना, प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करना और शेड्यूल्स को प्रिपेयर करना प्लानिंग टीम का काम रहेगा। देन उसके बाद प्रोक्योरमेंट आता है। प्रोक्योरमेंट का काम क्या रहेगा? मटेरियल का सोर्स करना और वेंडर मैनेज करना। तो अगर जैसे हमने बात की थी कि अगर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसको काम करवाना है सब कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर आएंगे कैसे? उसके लिए भी तो एक डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा ना, जो अगेन टेंडर फ्लोट करेगा कि भाई ठीक है हमारे काम है, कोटेशन फ्लोट करेगा, RFQ भेजेगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजेगा कि भाई आप कोटेशन हमें भेजो, हमें काम करवाना, फिर उनको एवेलुएट करेगा, उनका नेगोशिएशन करेगा, वो सारे काम प्रिक्योरमेंट का होगा। कोई जो मेटल आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला है उसकी सोर्सिंग सारा प्रिक्योरमेंट करता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट, यानी जब आपके पास मेटल सोर्स करने के बाद जो मेटल आपके पास आ गया उसकी कंट्रोलिंग, उसका सारा रिकॉर्ड मेकिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू मटेरियल टेकन केयर बाय स्टोर्स, है ना, कि किस कॉन्ट्रैक्टर को मेटल इशू करना है, कितना इशू करना है, जो मेटल आया है उसको चेक करना, उसको प्रॉपर स्टोर करके रखना है, यानी वो सारी चीज़ें स्टोर डिपार्टमेंट देखता है। फिर प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट आ गया। ऑब्वियसली जब हम कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो देयर लॉट ऑफ मशीनरीज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। P&M डिपार्टमेंट में आपका वो सब मशीन का मैनेजमेंट, उनका ऑपरेशनल मैनेजमेंट, उनका रनिंग, एवरीथिंग, वो सब उनका डिप्लॉयमेंट शेड्यूल से लेकर और उनका मेंटेनेंस तक प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, ऑब्वियसली जो भी काम हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी मटेरियल साइट पे आएगा, जो भी चीज़ें होंगी उनका क्वालिटी रिलेटेड जो भी वैलिडेशन रहेगा वो हमारा QA/QC डिपार्टमेंट देखेगा। जो हम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, क्वालिटी चेक करना, लैबोरेटरी सेटअप करना, वो सारी चीज़ें QA/QC डिपार्टमेंट देखता है। सेफ्टी डिपार्टमेंट HSE, आपने देखा होगा इंडक्शन होता है जब हम साइट पे जाते हैं, जब आप साइट विजिट के लिए जाओगे तो एक सेफ्टी डिपार्टमेंट टीम रहती है जो आपका इंडक्शन करती है, साइन आपसे करवाती है कि अगर साइट पे आप जा रहे हो तो आपको इंडक्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना, और आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाता है। तो वो HSE डिपार्टमेंट हो गया, जिसका जिम्मेदारी होती है कि साइट पे कोई भी फैटल ना हो, कोई इंजरी ना हो, एंड जो साइट पे लेबर काम कर रही हो प्रॉपर PPE यानी हमारे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रहते हैं उनको वेयर करके ही काम कर रही है, वो सारा काम हमारा HSE डिपार्टमेंट देखता है। एग्जीक्यूशन टीम, यानी ये हो गया हमारा ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन स्टाफ, है ना। तो एग्जीक्यूशन में जो हमारे साइट इंजीनियर्स आ गए, सुपरवाइज़र आ गए, और जो साइट के जितने भी पर्सन एग्जीक्यूशन में रिलेट रहते हैं, जो ऑन ग्राउंड रह के काम कर रहे हैं, तो वो हमारा एग्जीक्यूशन टीम हो गई। HR एंड एडमिन, इसका रोल सबको पता है कि जो भी मैन पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, वो प्रोवाइड करवाना, रेगुलेट करना, अटेंडेंस मॉनिटरिंग करना, एडमिन रिलेटेड चीज़ें मेंटेन करके रखना। टाइम कीपर ये स्पेशली रिलेट होता है अटेंडेंस से, क्योंकि बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो लेबर इंटेंसिव होती हैं, यानी दिन में आपकी 400-400 500-500 लेबर इंगेज हो रखी होती हैं, तो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए टाइम कीपर रखा जाता है। क्योंकि देखो लेबर्स का ना ये जो एग्रीमेंट बनता है ना, जब आप देखोगे तो अगेन इट्स कम्स विद अ टाइम फ्रेम कि भाई 11 घंटे आपको डेली काम करना है, 12 घंटे काम करना है, तो वो आवर्स के हिसाब से आपको मैनेज करना होता है, तो उसके लिए हम टाइम कीपर रखते हैं जो सारी लेबर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। उनका टाइमिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी टाइम कीपर की होती है, उनकी अटेंडेंस की जिम्मेदारी टाइम कीपर की होती है, क्योंकि एक बहुत इंटेंसिव जॉब होती है। इसके लिए सेपरेट जनरली एक पर्सन या एक दो पर्सन ही होते हैं, प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं होता है सच, लेकिन यस देयर इज़ प्रोसेस जो टाइम कीपर मेंटेन करके रखता है। सर्वे डिपार्टमेंट का काम यही होगा कि जो साइट की मेजरमेंट्स हैं, यानी कौन सा काम कितना हो गया, सही हो रहा है नहीं हो रहा, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सही हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें सर्वे डिपार्टमेंट हमारे, और भी जो सर्वे रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ये देखता है। लाइजनिंग डिपार्टमेंट होता है जो जिसका काम होता है स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स लेना, अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करना। देखिए जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, स्पेशली जहाँ हम लीनियर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लीनियर आई मीन टू से जहाँ हम पाइपलाइन कर रहे हैं, जहाँ हम रोड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, है ना, जहाँ पर डिफरेंट एरिया पे आपको काम करना है, तो वहाँ बहुत सारे स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स आपको लगते हैं, अथॉरिटीज़ से अप्रूवल्स लगते हैं, NOCs लगती हैं। ऑल्दो वो क्लाइंट उसमें आपके साथ इन्वॉल्व रहता है वो सारी NOCs लेने में, बट आपकी तरफ से भी एक पर्सन इन्वॉल्व वहाँ पर रहता है, एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है
जो उस चीज़ को इनिशिएट करता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो अप्रूवल्स लेने के लिए, तो उसके लिए लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट रहता है। इन जनरल हमारा बहुत कम इससे एज एन ऑडिटर बहुत कम इनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है। मोस्टली कोऑर्डिनेशन जब हम कुछ क्लेम मैनेजमेंट या वो सब चीज़ें कर रहे हैं तब रिक्वायर्ड हो सकता है। लॉजिस्टिक इन जनरल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट के अंदर कवर हो जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन या मेटल मूवमेंट आप जब देख रहे हैं, है ना, कि जब मेरा अगेन लीनियर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ तो मेरे मल्टीपल स्टोर्स हैं, तो एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर मेटल की मूवमेंट हो गई, है ना, या स्टोर से साइट पे मेटल की मूवमेंट हो गई, तो उन सबको जो मैनेज करने के लिए कि मेरा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो गया। तो जनरली ये प्रोक्योरमेंट और स्टोर्स दोनों मिलकर इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो हो सकता है आपको ये डिपार्टमेंट इन जनरल देखने को ना मिले, या हो सकता है कई ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन भी कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स की। सो बेसिक मेटल की हम बात करें जो जिसके बगैर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है, तो डेट इंक्लूड सीमेंट। तो सीमेंट में भी हम देखो, वैसे तो इन जनरल अगर हम बात करें तो सीमेंट सबको क्या है, सीमेंट तो सीमेंट है, बट उसके अंदर भी अगर जब हम टेक्निकली बात करें तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीमेंट, दैट इज़ OPC, PPC और PSC, है ना। सो अगर हम OPC की बात करें तो आप नीचे देखोगे टाइप ऑफ सीमेंट में हमने मेंशन किया है, दैट इज़ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सो ये जनरल पर्पस सीमेंट है, फास्ट स्ट्रेंथ गेन है फॉर स्टैंडर्ड RCC वर्क। जो भी हम स्टैंडर्ड कंक्रीट का काम करते हैं उसके लिए हमारा इन जनरल OPC यूज़ होता है, जो कि जनरल स्टैंडर्ड सीमेंट है। दूसरा हमारा हो गया पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। सो डैट इज़ ब्लेंडेड विद फ्लाई ऐश। इसके अंदर एक दूसरा कंपोनेंट यूज़ होता है फ्लाई ऐश, यानी एक ये सब्सटीट्यूट होता है। सो ये आप देखोगे हमारा जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ से उसका वेस्ट होता है, जब जहाँ एनर्जी जो कोल का वेस्ट होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वहाँ का एक वेस्ट होता है। इस वेस्ट को यूज़ कर लिया जाता है सीमेंट के अंदर, जिससे कि आपकी जो सीमेंट की कॉस्ट है उसको आप कम कर सको। लेकिन उससे होता क्या है, क्योंकि ये फ्लाई ऐश होता है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी तो अच्छी होती है, मास कॉन्क्रीटिंग होता है और ये लाइट हो जाता है ना। जो फ्लाई ऐश होता है दिस इज़ वेरी लाइट कंपोनेंट इन कंपैरिजन टू द ये OPC। फिर हम बात करते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की, PSC। सो ब्लेंडेड विद स्लैग। ये स्लैग यानी आप समझ लो एकदम रफ मटेरियल इसके अंदर यूज़ होता है, एक वेस्ट होता है स्लैग एक काइंड ऑफ। सो वो स्लैग के इसके अंदर यूज़ होता है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन यूज इन मास स्ट्रक्चर्स। ये भी मास स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होता है, इसका हाइड्रेशन लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो इन जनरल हम जितने भी प्रोजेक्ट देखेंगे, जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखेंगे, आपको 90% प्रोजेक्ट्स में OPC देखने को मिलेगा। जब आप चले जाते हैं अगर हम पोर्ट वगैरह की बात करते हैं, जहाँ हम कहीं पर पोर्ट बना रहे हैं या एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, वहाँ पर आपको हो सकता है कि दूसरे सीमेंट देखने को मिल जाएं, या जहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमें करनी है वहाँ पर आपको दूसरे सीमेंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। सेकंड हमारा मेटल था एग्रीगेट। सो एग्रीगेट की हम बात करें तो एग्रीगेट अगर मैं इन जनरल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो जब आपने कोई कंस्ट्रक्शन रोड की कंस्ट्रक्शन देखी होगी तो आपने देखा होगा उसके अंदर छोटे छोटे मेटल के कंपोनेंट्स रहते हैं अलग अलग ग्रेड्स के, तो वो ऑल टुगेदर मिलके तो GSB हम उनको बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर ही एग्रीगेट रहता है, यानी क्रस्ट मटेरियल रहेगा, क्रस्ट स्टोन रहेगा। तो जो हमारे ये माउंटेन्स रहते हैं, माउंटेन्स को क्रश किया जाता है, उनको बड़े बड़े स्टोन्स को क्रश किया जाता है, क्रश करके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कंपोनेंट्स में उनको कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग mm 10 mm 20 mm 40 mm में कन्वर्ट उनको करते हैं। और इससे होता क्या है कि ये आपको स्ट्रेंथ और बल्कीनेस आपको प्रोवाइड करवाएगा। अगर रोड बनाते हैं तो उसमें भी हम आगे बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर को कंप्लीट करने के लिए एग्रीगेट का यूज़ होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं सैंड की। तो सैंड क्या हो गया, फाइंड एग्रीगेट दैट फिल्स वॉइड्स, है ना। तो जब एग्रीगेट डाल दिया तो एग्रीगेट के बाद क्या रहते हैं, वॉइड्स बचे रहते हैं। उन वॉइड को पूरा करने के लिए वहाँ पर सैंड फिलिंग होती है। सैंड फिलिंग से क्या होता है कि जो भी वॉइड्स हैं वो सारे प्लेन हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिक्सचर की। एडमिक्सचर एक टाइप का केमिकल रहता है, केमिकल यूज़ होता है आपका जो जब हम कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इन ये जो सारे कंपोनेंट हैं ना, इन सबको मिला के कंक्रीट भी बनता है। ये अलग अलग भी यूज़ हो सकते हैं, यानी सीमेंट मेरा सेपरेटली यूज़ हो सकता है प्लास्टरिंग में, एग्रीगेट मेरा रोड की एक लेयर में यूज़ होगा, सैंड मेरा मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है।
एडमिक्सर अगेन एक इंडिपेंडेंट केमिकल है, मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। फ्लाई ऐश हमने बात किया, सीमेंट के साथ मिला के अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हो। लेकिन दीज ऑल 5 कंपोनेंट्स टुगेदर अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो ये एक हमारा RMC बनता है, यानी रेडी मिक्स कॉन्क्रीट हमारा बनता है। जो रेडी मिक्स कॉन्क्रीट की हम बात करें तो जो आपने देखा होगा, जो कॉन्क्रीटिंग होती है, जब भी लैंटर डलता है या कोई स्लैब डलता है तो उसमें जो एक लेयर डलती है वो ये RMC की लेयर होती है। तो डैट RMC लेयर इंक्लूड्स व्हाट ऑल द कंपोनेंट्स, तो डैट इंक्लूड सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या करता है, उसका सेटिंग टाइम को डिले करता है। यानी जो RMC जब मैंने प्रोड्यूस किया तो RMC एक प्लांट में, RMC प्लांट मेरा जो बैचिंग प्लांट होता है वहाँ प्रोड्यूस होता है। उस प्लांट से एक्चुअल साइट पे लाने पे टाइम पीरियड लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर उस आपने देखा होगा ट्रांजिट मिलर होते हैं जिसके अंदर वो मूव कर रहा होता है ना, वो एक व्हीकल होता है जिसके पीछे एक रोलर होता है, वो मूव करता रहता है, उसके अंदर RMC होता है। तो वो इसलिए होता है सारा सेटअप, अदरवाइज़ क्या होगा, वो सीमेंट सेट हो जाएगा, है ना। जब हम स्लैब कंप्लीट करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये सेट हो जाता है ना, पूरा फिक्स्ड हो जाता है। तो अगर वो साइट पे पहुंचने से पहले ही सेट हो जाएगा तो हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रखा होता है वेदर का, यानी इन जनरल जब गर्मियों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एडमिक्सचर का एक कंपोनेंट डाला जाता है जिससे उसका जो सेटिंग टाइम है वो थोड़ा बढ़ सके। अगर मुझे ट्रैवल करना है, मान लीजिए मेरा किसी प्लांट से RMC आ रहा है और उसको 4-5 घंटे लगने हैं आने में, तो वो 4-5 घंटे तक वो सेट ना हो जाए, उसकी मूवमेंट मेंटेन रहे, तो उसके लिए एडमिक्सचर डाला जाता है। देन उसके बाद फ्लाई ऐश जो हमने बात करी थी, दिस इज़ अ बाय प्रोडक्ट जो ड्यूरेबिलिटी या इसमें कॉस्ट, इसको कॉस्ट कम करने के लिए भी कंपनियां यूज़ करती हैं और ड्यूरेबिलिटी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्लाई ऐश अगेन दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि RMC में होना ही होना है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हो। अगर क्लाइंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए होता है तो वो इन जनरल वो फ्लाई ऐश को यूज़ नहीं करवाता है, विदाउट फ्लाई ऐश ही लेता है। और आपका दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे रिइंफोर्समेंट स्टील की। तो स्टील आपको पता है जो TMT के हमारे बार्स होते हैं, अगेन उनकी भी डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं, जैसे Fe415, 500, इनकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रिइंफोर्समेंट स्टील होता है, अलग अलग साइजेस की होती हैं, इनके साइजेस को हम डाया बोलते हैं, है ना, डायमीटर 8 mm, 10 mm, 12, 16 एंड हायर ग्रेड, ठीक है। उसके बाद सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, कंक्रीट जो अभी हम बात कर रहे थे। तो कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड एंड एडमिक्सचर एंड फ्लाई ऐश इफ अलाउड। सो इसके अंदर भी डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं। तो डिफरेंट ग्रेड्स में आप देखोगे अलग रेशियो होता है। तो जब आप RMC जब भी हम चेक करते हैं ना, तो RMC के लिए हमें उसका ये रेशियो चेक करना पड़ता है कि कितना कंपोनेंट कौन सी चीज़ का डलना चाहिए। अब अगर मुझे RMC बनाना है तो डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी सम रेशियो, कि किस रेशियो में मुझे कौन सा मेटल डालना है। ऐसा नहीं है कि मैं सीमेंट भी डाल दिया इक्वली, मैंने एग्रीगेट डाल दिया इक्वली, मैंने सैंड डाल दिया, तो वो सही मिक्सचर नहीं बनेगा। तो सही अगर हम टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देयर इज़ सम मिक्स रेशियो जो अप्रॉक्सीमेट है, अगेन ये कम और ज़्यादा हो सकता है, बट एक स्टैंडर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो अगर आपको M15 ग्रेड का अगर ये सीमेंट आपको RMC आपको बनाना है तो उसमें हमने क्या रखा कि 1 कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, 2 कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड 4 कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट। यानी इस रेशियो में अगर आप 100 kg सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो 200 सैंड एंड 400 एग्रीगेट यूज़ करेंगे। तो ये इस हिसाब से रेशियो होता है। तो ये आपको उनका क्या होगा, जब आप मांगोगे सर मुझे रेसिपी दिखा दीजिए इसका, या मुझे इसका अप्रूव्ड मिक्स रेशियो दिखा दीजिए, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है। सो M15 की 15 हो गई, M20 की 20, M25 की 20। अब यूज़ कहाँ होगा, द लोअर द ग्रेड, उसका जो जितनी ग्रेड लोअर होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, जितनी ग्रेड ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी। तो यानी जब हम हायर ग्रेड की बात करेंगे तो डैट विल इंक्लूड हायर सीमेंट कंपोनेंट एंड हायर स्ट्रेंथ एंड विल यूज़ फॉर द मास कंस्ट्रक्शन, है ना। तो जैसे कि यहाँ हमने देखा कि M30 में डिज़ाइन मिक्स लिखा हुआ है और M35-40 में डिज़ाइन मिक्स लिखा हुआ है, यानी ये कस्टमाइज रहेगा, है ना, कि यहाँ पर जो कंपोनेंट रहेगा वो एज पर डिज़ाइन मिक्स पहले टेस्टिंग होती है कि इस ग्रेड को अचीव करने के लिए मुझे कितना कितना डालना पड़ रहा है, उसके हिसाब से वो लेबोरेटरी में जाता है, लेबोरेटरी बताएगी कि हाँ ये वाला आपका अप्रूव डिज़ाइन मिक्स है, आप इसके बेसिस पर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, फिर वो हम फॉलो करते हैं।
कौन सा मिक्स किसके लिए इन जनरल यूज़ होता है वो हमने मेंशन कर दिया कि M15 मेरा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है जो लेवलिंग कोर्स पे यूज़ कर सकते हो। फिर RCC स्लैब और बीम के लिए यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में M20 ग्रेड यूज़ की जा सकती है। M25 कॉलम और बीम के लिए यूज़ की जा सकती है। M30 और उसके हाई ग्रेड हैवी RCC और हैवी PQC के लिए यूज़ की जा सकती है। टाइप ऑफ रोड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के पेमेंट होते हैं, दो टाइप के रोड होते हैं। इन जनरल हमें नहीं पता है, बट अगर हम टेक्निकली बात करें तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट, एक होता है रिजिड पेमेंट। सो आपने देखा होगा कई जगह आपको कंक्रीट वाली रोड दिखती है, कई जगह आपको ये बिटुमिन वाली रोड दिखती है। जहाँ पर आपको ब्लैक कलर की रोड दिखेगी, कई बार आपको कंक्रीट कलर की रोड दिखती है ना, जो ब्लैक नहीं होती, दूसरा जो कलर रहेगा। सो फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है, इसका ना जो लोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है। यानी इसमें क्योंकि आप देखोगे नंबर ऑफ़ लेयर्स इसमें ज़्यादा है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ़ लेयर कम है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है वो जो पेमेंट है वो रिजिड है, यानी वो मूव नहीं करती। उसका जो लोड पासिंग क्राइटेरिया है वो बहुत कम है, बहुत लेस है। जबकि फ्लेक्सिबल में जो लोड या जो स्ट्रेस पास होता है वो नीचे लेवल तक जाता है। तो इसमें अलग अलग ग्रेड होते हैं, अगेन अलग अलग लेयर होते हैं, नॉट ग्रेड। तो अगर हम सब ग्रेड से बात करें तो सब ग्रेड के बाद एक सब बेस बनता है GSB। GSB में क्या रहेगा, जो अभी हमने बात करी, जो एग्रीगेट रहता है ना उसका डिफरेंट हायर साइज़ वाले कंपोनेंट रहते हैं, वो एक लेयर बिछाई जाती है। उसके ऊपर फिर WMM वेट मैकेनिज्म मिक्स होता है। सो उसके अंदर क्या होगा कि वही जो आपका एग्रीगेट होता है ना, उस GSB होता है, उसके साथ और सैंड और वाटर का कंपोनेंट मिक्स करके WM की लेयर एक बेस बनाई जाती है। देन आपका आता है DBM, डेंस बिटुमिनस मकैडम। सो उसमें क्या होता है, आपका बिटुमिनस के साथ बिटुमिन के साथ इन्वॉल्व करके आपका एक लेयर क्रिएट की जाती है। देन आपका फाइनल होती है जो बिटुमिन वाली लेयर होती है, बिटुमिनस कंक्रीट, जहाँ पर एग्रीगेट और बिटुमिन को मिक्स करके बिछाया जाता है, जो टॉप लेयर जो हमें दिखती है। तो वो टॉप लेयर के नीचे 4 लेयर और है, तो कोई भी जो मतलब प्रेशर जो आएगा, जो भी मास आएगा या जो भी लोड आएगा, वो स्ट्रेस पूरा का पूरा नीचे ट्रांसफ़र होता है नीचे वाले लेयर्स तक। रिजिड पेमेंट में क्या होगा, जो हमारा सबग्रेड हो गया उसके बाद ड्राई लीन कंक्रीट, देखिए कंक्रीट यहीं से शुरू हो गई। फ्लेक्सिबल में कंक्रीट लास्ट मोमेंट पे आई थी, यहाँ पर कंक्रीट हमारी जो नीचे से सेकंड लेयर वो आ गई। देन उसके बाद हमारी ऊपर वाली लेयर पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट आ गई। यानी ये कंप्लीट कंक्रीट का रोड होता है, जो मतलब जिसकी जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी होती है वो नीचे नहीं जाती, वो लोड को साइड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो नीचे प्रेशर को नहीं देता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट फ्लैक्स अंडर लोड एंड ट्रांसफर स्ट्रेस थ्रू लेयर्स ऑफ बिटुमिन एंड ग्रेनुलर मटेरियल। रिजिड पेमेंट्स यूज द कंक्रीट स्लैब दैट डिस्ट्रीब्यूट्स लोड विद मिनिमल डिफ्लेक्शन, कॉमन ऑन हाईवेज एंड इंडस्ट्रियल फ्लोर्स। तो जब आप एक्सप्रेस वे या बड़े बड़े हाईवेज देखेंगे ना, वहाँ पर जो आपको रोड दिखती है वो इन जनरल हमें रिजिड पेमेंट वाली दिखती है, PQC वाली दिखती है, जो कि एक कॉस्टली रोड होती है। और जब आप ये जनरल रोड्स देखेंगे, जो हमारे इंटरनल रोड्स होते हैं, वो आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट के इन जनरल देखने को मिलेंगे, जो बिटुमिनस वाली होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो बाय नेचर अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया एक, सबसे पहले इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिनको हम EPC कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। सो द कॉन्ट्रैक्टर टेक सिंगल पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिज़ाइन, सोर्सिंग एंड बिल्डिंग द प्रोजेक्ट। सो ये जनरल मॉडल है। तो इस मॉडल में क्या होता है कि क्लाइंट ने स्पेसिफाई कर दिया, यार मुझे 10 माले की बिल्डिंग बनानी थी, 100 करोड़ मेरा कॉस्ट है, अब आप इसको बनाओ। तो कॉन्ट्रैक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर जो भी उसकी डिज़ाइन है, जो भी उसका आर्किटेक्चर, सिविल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एवरीथिंग वो खुद ही प्लान करके करेगा। प्रोक्योरमेंट भी करेगा, सारा जो मेटल खरीदना है, जो वेंडर लगाने हैं, सब कुछ खुद ही करेगा। एंड कंस्ट्रक्शन भी खुद ही करेगा, पूरा फाइनल करके आपको दे देगा। सो दिस इज़ द मॉडल ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। सेकंड बाय नेचर अगर हम बात करें तो BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। सो यहाँ पर जो चेंज हो जाता है वो रेवेन्यू मैकेनिज्म चेंज हो जाता है हमारा। सो अ प्राइवेट एंटिटी फंड्स बिल्ड एंड रन द असेट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड हैंड्स इट बैक टू द पब्लिक ओनर। तो ये जनरली आपको दिखेगा रोड प्रोजेक्ट्स में मोस्टली। सो रोड प्रोजेक्ट में क्या होता है ना, कि आपको एम्प्लॉयर बोल देता है, यानी मोस्टली जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है वो बोल देते हैं कि आप रोड बना दो भाई, बनाने की जो भी कॉस्ट आएगी तुम खुद लगा लेना, मैं कोई कॉस्टिंग तुमसे नहीं ले रहा हूँ, ना मैं तुम्हें कोई पैसा दूंगा,
बनाने के बाद 10 साल तुम इसको ऑपरेट कर लेना, जो भी रेवेन्यू आएगा तुम अपना रेवेन्यू रखो, और रेवेन्यू रखने के बाद 10 साल ऑपरेट करने के बाद मुझे मेरा जो रोड है वापस दे देना। ठीक है, तो इस मॉडल में अगर उसको लगता है प्रॉफिटेबल है ये जो रोड है या ये जो रूट है, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होने वाला है, मैं अर्निंग कर लूँगा उतना, तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो बीओटी मॉडल क्या कहता है, बिल्ड द प्राइवेट एंटिटी डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट थ्रू द कंप्लीशन। ठीक है, पूरा प्लान करके खुद एग्जीक्यूट करेगा, कंप्लीट करेगा, ऑपरेट करेगा फॉर अ सेट पीरियड ऑफन सेवरल ईयर्स टू डिकेड्स, द एंटिटी ऑपरेट्स एंड मेंटेन द असेट्स, मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशंस एंड मीटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, देन ट्रांसफर। At the end of the concession period, ownership and control transfer back to the public sector, typically at no additional cost, once the entity has recovered its investments. ठीक है, क्लियर है बीओटी। ये एक आ गया है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। सो ये मॉडल आपने देखा होगा जो अभी पास्ट में बहुत ज़्यादा चलाया था गवर्नमेंट ने, दिस इज पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सो अगेन रोड के उसमें ही बहुत ज़्यादा चला था ये, जहाँ पर ईपीसी स्टाइल कंस्ट्रक्शन होता है और बीओटी स्टाइल ऑपरेशन होता है। तो यानी अभी हम जब नीचे कंपोनेंट्स की बात करें तो दिस इज़ अ मिक्स स्ट्रक्चर, जहाँ पर गवर्नमेंट आपको कुछ फंडिंग भी देती है, पूरा नहीं देती है बट हाँ कुछ सपोर्ट आपको करती है, और उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए ऑपरेट करने के लिए देती है और वापस ले लेती है। तो कंस्ट्रक्शन हो गई ईपीसी स्टाइल, ऑपरेशन हो गया बीओटी स्टाइल। फंडेड ज्वाइंटली बाय गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट एसपीवी, है ना। तो यहाँ पर फंड आपको गवर्नमेंट भी देती है और प्राइवेट एसपीवी अपना भी लगाती है, दोनों का मिक्सचर रहता है। सो गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा यहाँ पे, गवर्नमेंट का रोल हो गया वो लैंड आपको देगी, परमिशन आपको देगी, क्लियरेंसेज देगी, एंड एक पोर्शन आपको देती है एज अ ग्रांट। तो वो बोलते हैं कि अगर 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो मैं आपको 30% ग्रांट इसका हम अप्रूव्ड करते हैं। तो 30% अगेन कब कब होगा, तो वो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन स्टेज के अकॉर्डिंगली डिसाइड रहता है कि जब 25% हो जाएगा तो हम इतना दे देंगे, 50% हो जाएगा तो इतना दे देंगे। प्राइवेट एंटिटीज़ का क्या रोल रहेगा, वो जनरली एक एसपीवी क्रिएट होता है गवर्नमेंट कंपनीज के साथ। सो वो बिल्ड करेगी प्रोजेक्ट को, फाइनेंसेस को देखेगा, ऑपरेट करेगा और मेंटेन करेगा प्रोजेक्ट्स को, जो भी टर्म रहेगी 15-20 साल की, यानी बीओटी मॉडल आ गया यहाँ पे। देन प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, वही जो एसपीवी फंड है वहाँ से प्रोजेक्ट का आएगा, साथ के साथ जो गवर्नमेंट है वहाँ से पैसा आएगा। आप इक्विटी लाओ, चाहे डेब्ट रेज करो, चाहे जो भी करो, वो आप क्रिएट कर सकते हो, देन उसका रिपेमेंट कर सकते हो कंसेशन पीरियड तक। रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा, प्राइमरली थ्रू गवर्नमेंट एन्युटी पेमेंट्स विद लिमिटेड टोल यूजर फी कलेक्शन इन सम केसेस। तो गवर्नमेंट यहाँ तो आप एक तो गवर्नमेंट ने आपको एन्युटी यहाँ पे दे दी, कुछ एक आपको ग्रांट दे दी, फिर उसके बाद एन्युटी दे दी। वो आपको साथ में ये भी बोलते हैं कि जितने साल आप ऑपरेट करोगे हम आपको अगेन एक पोर्शन देते रहेंगे। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका गवर्नमेंट के साथ हुआ है, कि फिक्स पोर्शन ज़्यादा है, एन्युटी पोर्शन कम है, या जो रिवेन्यू मॉडल है उसके अंदर पोर्शन ज़्यादा है, किसी भी हिसाब से रह सकता है। तो हमें बस ये मॉडल का पता होना चाहिए, टर्म्स तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में ही देखनी पड़ेंगी। रिस्क शेयरिंग, गवर्नमेंट टिपिकली बियर्स कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रिस्क, द प्राइवेट एंटिटी बियर्स ऑपरेशनल एंड रेवेन्यू रिस्क। तो जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रिस्क है, यानी जो अथॉरिटी का अप्रूवल मिलना, लैंड का मिलना, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट का रिस्क होता है, और उसको ऑपरेट करना और उसका रेवेन्यू होता है या नहीं होता है, वो सारा रिस्क यहाँ पर किसका आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर का आ जाएगा। तो ये था हमारा बीओटी, ये था हमारा हैम, ये था हमारा ईपीसी। अब इस एसपीवी क्या होता है, अभी हमने जो पीछे बात करी एसपीवी की, तो एसपीवी इज़ अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक एंड ऑफन टेम्पररी पर्पस। तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम हैम मॉडल में जा रहे हैं तो हमने एक एसपीवी क्रिएट कर ली कि भाई 20 साल के लिए हम इस एसपीवी को चलाएंगे, तो जो भी पैसा आएगा इसी एसपीवी में आएगा, जो भी कॉस्ट इनकट होगी इसी एसपीवी से होगी। और जब ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगा, 20 साल का जितने टाइम हमें ऑपरेट करना है, तो वो एसपीवी हमारी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। So this is made to typically to isolate financial risk or achieve a specific objective. Most HAM and BOT projects are executed through one. तो ये बनाई किस लिए जाते हैं, देखो क्योंकि कंपनी अगर अपने ऊपर लोन लेके, अपने ऊपर फंड लेके और कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करे और वो प्रोजेक्ट बाद में फेल हो जाए तो क्या होगा, उस केस में कंपनी के ऊपर क्लेम्स आ जाएंगे ना सारे रिकवरी वाले। एसपीवी के केस में क्या होगा, वो जो लिमिटेशन रहेगी वो एसपीवी तक रहेगी, जो फाइनेंशियल रिस्क रहेगा वो एसपीवी तक रहेगा, लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी चीज़ें हो, तो उसके लिए जनरली एसपीवी बनाई जाती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लिमिटेड पर्पस रहेगा, लीगल इंडिपेंडेंस, एक सेपरेट एंटिटी है, रिस्क मैनेज हो गया आपका क्योंकि आपने एक डिफरेंट एंटिटी बना दी, एंड फाइनेंसिंग एंड स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसी के बेसिस पे। ठीक है,
तो ये हमारे नेचर के अकॉर्डिंगली हमने देखे थे कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बाय नेचर। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बाय बिलिंग। सो अगर हम बिलिंग के अकॉर्डिंगली बात करें तो हमारे 3 टाइप के मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, आइटम रेट, लमसम एंड कॉस्ट प्लस। तो आइटम रेट सबसे कॉमन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक BOQ आपका बन जाता है, यानी बिल्स ऑफ क्वांटिटी आपका बन जाता है। हर एक लाइन आइटम वहाँ पे डिफाइन रहेगा, एक एक चीज़, यानी कहाँ पर गड्ढा खोदना है, कहाँ पे भरना है, कहाँ पे कितनी ब्रिक लगनी है, कहाँ पे कंक्रीटिंग करना है, कहाँ पे पेड़ लगने हैं, कहाँ पे शीशा लगना है, एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन इन दैट BOQ ओनली। उसी BOQ के हिसाब से आप काम करते हो, उसी BOQ में रेट लिखा रहता है, अपने काम को रेट से मल्टीप्लाई करते हो एंड क्लाइंट को बिल करते हो। पेमेंट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वर्क एक्चुअली एग्जीक्यूटेड एंड सर्टिफाइड, राइट। ठीक है, जितना काम करते रहोगे उतना पैसा लेते रहो। एनी एक्टिविटी बियॉन्ड BOQ इज ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा आइटम। सो BOQ में लिखा था कि आपको 10 फीट का गड्ढा खोदना है, लेकिन अब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि 15 फीट खोदना है, तो 5 फीट का आपको वो एक्स्ट्रा आइटम आपका जाएगा और आप उसको अलग से क्लेम करोगे। ठीक है, तो बहुत सारी टर्म्स कंडीशन अगेन रहती हैं यहाँ पर। ये मैं एक बहुत कैजुअल सा आपको एग्जांपल मैंने दिया है। तो वो कई बार क्या होता है कि सब्सटेंशिएट नहीं है, क्वांटिफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसी रेट से कंटिन्यू होता रहता है। कई बार ये होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन है तो उसके लिए अलग से रेट एनालिसिस आप करोगे, दोबारा से अलग से उसको BOQ आइटम में ऐड करोगे। इफ एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी एक्सीड्स द BOQ क्वांटिटी बाय अ डिफाइंड थ्रेशोल्ड, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, द रेट इज रिवाइज्ड एज पर द वेरिएशन क्लॉज। तो कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन क्लॉज भी रहता है कि यार आपने बोला था कि 10 माले बनाने हैं, लेकिन अब आप बोल रहे हो 12 माले बनाने हैं, तो 10 और 12 माले बनाने के लिए तो कॉस्ट रिसोर्सेज अलग अलग आ जाएंगे। तो जो मैंने रेट डिसाइड किया था मैं उस रेट पर काम नहीं करूँगा, हो सकता है मैं रेट को डिफाइन दोबारा से रिवाइज कर दूँ। तो वो एक चीज़ हमें देखनी होती है उसमें। लमसम जैसे हम बात करें, लमसम नाम से पता चल रहा है एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। मैंने बोल दिया भाई 100 करोड़ मैं रुपये तुम्हें दूंगा, तुम्हारा 200 करोड़ लग रहा है, 50 करोड़ लग रहा है, वो तुम्हारा लुकआउट है। ठीक है, बस मेरा ये स्कोप ऑफ वर्क है, ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ये मेरा क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए और मुझे ये मेक का मेटल इसमें लगाना है, तो वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर पेमेंट परसेंटेज बेसिस पे होती है, क्योंकि यहाँ आइटम रेट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम हो गया इतना हो गया। यहाँ प्रोग्रेस देखते हो कि 100 करोड़ में से 10 करोड़ का काम हो गया, 20 करोड़ का काम हो गया, तो अकॉर्डिंगली आप बिल रेज करते हो फिजिकल प्रोग्रेस के बेसिस पे। यहाँ पर स्कोप ऑफ चेंज यानी चेंज ऑफ स्कोप का जो क्वांटम रहता है वो बहुत मिनिमम रहता है, क्योंकि क्लाइंट ने तो बोल दिया सब आपको ही करना है। कुछ चेंज ऑफ स्कोप है, यानी अगर पहले आपने सोचा था कि यार यहाँ पर मेरा मतलब 1000 क्यूबिक मीटर 1 लाख क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट से काम हो जाएगा, पर अब आपकी 1.5 लाख क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट लग रही है, जबकि मैंने कुछ चेंज नहीं करवाया प्रोजेक्ट में, तो वो आपका प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप कोई डिज़ाइन ही चेंज करवा दिया, जैसे मैंने अभी पुराने एग्जाम्पल में बात करी कि मैंने बोला था 10 माले की बिल्डिंग बनानी है, अभी मैं बोल रहा हूँ नहीं यार एक काम करते हैं इसको 12 माले की बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उस रेट में उस केस में तो रेट मेरा रिवाइज होगा और स्कोप जो है चेंज हो जाएगा, अब वो वापस से रेट रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा हो गया कॉस्ट प्लस, जो बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ पर एक स्पेसिफाइड मार्जिन आपने डिसाइड कर लिया, आपने बोला जी मैं आ रहा हूँ, मैं अपने रिसोर्सेज में अपने लगाऊंगा, सब आपको देना है, मुझे नहीं पता, जो भी कॉस्ट आएगी ना पूरी कॉस्ट मैं आपको दिखाता रहूँगा, उसके ऊपर मुझे तो फिक्स्ड मार्जिन दे दो आप 10%, 2%, 5%, जो भी कॉस्ट है मुझे नहीं मतलब, आप चाहे इसको 100 करोड़ में कंप्लीट करवा लो, चाहे 10 करोड़ में करवा लो, चाहे 1000 करोड़ में, जितनी भी कॉस्ट लगेगी मेरा मार्जिन तो ये रहेगा उसके ऊपर। तो ठीक है, उस केस में जो कॉस्ट ओवररन का रिस्क होता है वो क्लाइंट का होता है, एक फिक्स्ड मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्टर को होता है वो मिलता रहता है रिगार्डलेस द फाइनल कॉस्ट। टाइप ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें, बाय टाइप ऑफ मटेरियल हमने नेचर के अकॉर्डिंगली बात किया, जहाँ पर EPC, BOT और हैम आया। हमने रेट के अकॉर्डिंगली बात किया, जहाँ आइटम रेट, लमसम और कॉस्ट प्लस आया। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एज पर द मटेरियल्स। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद मटेरियल एंड विदाउट मटेरियल। तो अगेन ये इन जनरल आपको सब कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर हम बोलते हैं कि भैया ये जो क्लाइंट से मुझे मिलता है वो तो सारा विद मटेरियल ही होता है मोस्टली, अनटिल कोई स्पेसिफिक मटेरियल रिक्वायर्ड ना हो। फॉर एग्जांपल पाइपलाइन के कई बार प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट बोलता है पाइप मैं आपको दूंगा क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है, काम आप करेंगे, और बाकी इन जनरल सब कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में ही होता है। सब कॉन्ट्रैक्टर वाले वेरिएंट में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि भाई सामान भी तुम्हें ही लेके आना है या सामान तुम्हें लेके नहीं आना है, तो ये 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट मेरे हो जाते हैं। तो नाम से पता चल रहा है जहाँ पर विद मटेरियल है तो मटेरियल इज विद इन द कॉन्ट्रैक्टर स्कोप ऑफ सप्लाई,
contractor is responsible for procurement, quality and timely availability of material at site. Contract price built into the rate typically include the cost of material. तो जो क्लाइंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो उसने वो कंसिडर करते हुए दिया है कि भैया ये सामान लगना है, उसका रेट मिला के मैं तुझे बता रहा हूँ, तो वो चीज़ हो गई। तो उस केस में अगर आप मटेरियल लेके नहीं आते हो और क्लाइंट को आपको मटेरियल देना पड़ रहा है तो क्लाइंट उसकी रिकवरी आपसे करता है। विदाउट मटेरियल क्या है, तो वहाँ पर तो मटेरियल क्लाइंट को ही देना है। एक अब यहाँ पर हो जाता है कि क्लाइंट आपको मटेरियल दे रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, क्लाइंट दे रहा है या कॉन्ट्रैक्टर अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है, कोई भी केस हो सकता है, वहाँ पर हमेशा एक परमिसिबल लिमिट ऑफ वेस्टेज डिफाइन होती है, हमेशा ये हमें देखनी है। मैंने बोला भाई ठीक है मैं सामान तुम्हें दे रहा हूँ, ये लो मैं सीमेंट तुम्हें ला के दे दूँगा, लेकिन भाई वेस्ट ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये जनरल होता है ना, मेरा मटेरियल नहीं है यार, ठीक है वेस्ट करते हैं, बना ठीक है, नहीं तो फेंक दिया, टेक केयर नहीं किया ढंग से, तो वो बोलता है कि भाई मटेरियल तो मैं ला के दे दूँगा, लेकिन इस सर्टेन परसेंटेज के ऊपर अगर वेस्टेज होता है तो मैं तुमसे रिकवर करूँगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, एनी वेस्टेज बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट इज रिकवर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर एट एप्लीकेबल रेट्स। तो ये सब चीज़ें जब हम कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करेंगे ना, जो एग्रीमेंट होता है उनको रिव्यू करेंगे, तो ये सब चीज़ें जितने भी हम बात करें सारी वहाँ पर मेंशन होते हैं लाइन टू लाइन, ठीक है। तो अब जो हमने यहाँ पे बात करी कुछ रेफरेंसेस की हम बात करते हैं, जैसे एनआईटी था हमारा, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। तो जब आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, तो आपको ये एब्रीविएशंस मतलब एकदम आपके ऑन टिप्स आपके होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई आपसे फुल उसमें बात नहीं करेगा, डेंस बिटुमिनस मैकेडम कोई नहीं बोलेगा, हर कोई डीबीएम बोलेगा। ग्रैनुलर सबबेस कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को जीएस भी मिलेगा, वेट मिक्स मैकेडम कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, डब्ल्यूएमएम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली आफ्टर दिस सेशन अलॉन्ग विद द वीडियो लिंक ऑफ दिस सेशन मैं ये ट्रेनिंग मॉड्यूल सब लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे आपके पास ये रहेगा हमेशा के लिए। सो बट ये हमें अपने टिप्स में रखना है, ठीक है। एनआईटी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, लेटर ऑफ अवार्ड, बिल्स ऑफ क्वांटिटी, रनिंग अकाउंट बिल, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, मिनट्स ऑफ मीटिंग, इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, हाइब्रिड एन्युटी, स्पेशल पर्पस, डेंस बिटुमिनस कंक्रीट, ग्रैनुलर सब बेस, वेट मिक्स मैकेडम, ड्राई कंक्रीट, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, पोर्टलैंड पोजोलोना, पोर्टलैंड स्लैग, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, यानी ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी कवर करी है अपने सेशन में। सो अगर हम रैपअप करें आज के पूरे ट्रेनिंग सेशन को, तो हमने देखा है कि प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होती है, सर्वे टेंडरिंग पार्ट से शुरू होते हुए एग्जीक्यूशन तक जाती है, देन कंप्लीशन होता है उसका कंसीडरिंग द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, और हर स्टेज का एक अपना डॉक्यूमेंटेशन, एक ब्रॉड डॉक्यूमेंटेशन का एरिया होता है। अ कॉन्ट्रैक्टर इज अकाउंटेबल टू द क्लाइंट इवन फॉर वर्क परफॉर्म बाय सब कॉन्ट्रैक्टर्स। Contracts vary by nature, EPC, BOT, HAM, by billing method, item rate, lump sum cost plus, and by material responsibility, यानी with material or without material. Familiarity with terms like NIT, LOA, BOQ, RA bill, DLP and payment layers will help you navigate site and commercial documentation with confidence. तो ये सब चीज़ें जब आप कंसिडर करके चलोगे तो डेट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस टू डिस्कशन विद क्लाइंट एट साइट लेवल, because our audience of today is the only new joinees, so we believe that this session will help you in take your confidence at next level to discussion for all those technical things with the client. So definitely thank you, and now